मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। कई लोग ये गीत गाते हैं कि कोई लौटा दे बीते हुए दिन। ऐसे लोग भी हैं जो पुराने भविष्य के बजाय पुराने दिनों को भी सुनहरे दिन की तरह याद करते हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है भारत की आजादी के बाद का, जब हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि कभी न लौटा दे वैसे दिन। आपातकाल 25 जून 1975, 25 जून 1975। कभी ऐसी काली रात न आए जब देश में हजारों लोग गिरफ्तार हों। और अब जो पत्रकारिता में है, इसलिए हम ये कह रहे हैं, नेता उसके बाद बन गए, उसके बाद जो संघर्ष हुआ, जेलों में रहे, बहुत जल्दी 1.5-2 साल में आपातकाल खत्म हुआ। लेकिन सेंसरशिप जिस तरह से भारत में हुई वो अपने आप में उन काले दिनों को याद दिलाता है और इसीलिए कभी कभी उसको याद करना भी इस दृष्टि से आवश्यक है कि कभी ऐसे दिन न आए, न कोई ऐसा गीत गाए कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं जो किया गया। बहुत आजादी के बाद कई नेताओं ने अच्छा काम किया, किसी ने गलत काम किया, पत्रकारों ने अच्छा काम किया, गलत काम किया। लेकिन बड़े बड़े ऐसे संपादक, मैं इसलिए भूमिका अधिक न जाकर के ये कहूंगा कि, और मेरा सौभाग्य रहा चूंकि मैं उस कालखंड में समाचार एजेंसी से भी जुड़ा हुआ था और उसके बाद चूंकि समाचार एजेंसी मैंने 4 एजेंसी थी, पीटीआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूएनआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती। तो मैं हिंदुस्तान समाचार में संवाददाता था। लेकिन बहुत जल्दी ही ये स्पष्ट हो गया कि कुछ ही महीनों में इसका तो पूरा सबका, चारों एजेंसियों को एक बना दिया जाएगा, सिर्फ एक सोर्स रहेगा। आकाशवाणी तो सरकार का है ही, लेकिन समाचार कहने को स्वतंत्र रहेगा चूंकि चारों एजेंसियां स्वतंत्र ही कहलाती थी। हिंदुस्तान समाचार, यदि आप ये कहें कि हिंदी की सबसे पहली भारतीय भाषाओं की, चूंकि कई भाषाओं में उसका होता था। और दिनों में मैं गुजरात में भी लगभग 6-8 महीने बल्कि संयोग रहा, पहले भी और बाद में भी। ये 73-74 में जब गुजरात में आंदोलन हुआ चिमन भाई पटेल के खिलाफ थाली बजा करके, तब भी मैं वहां था। बीच में जाना हुआ, लेकिन बाद में तो मैं लगातार कुछ समय रहा। हाँ, 1975 के अंत में चूंकि सब समाचार एजेंसी का विलय की स्थिति थी और मैं फिर एक दूसरे विपरीत ध्रुव, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में साप्ताहिक हिंदुस्तान में मनोज श्याम जोशी के संपादक में राजनीतिक रिपोर्टिंग के हिसाब से संवाददाता के रूप में, जबकि पत्रिकाओं में ऐसा कम होता था, खास करके धर्मयुग और साप्ताहिक में मैं पहला राजनीतिक संवाददाता, चूंकि 5-6 साल मुझे राजनीतिक रिपोर्टिंग का अनुभव था एजेंसी के नाते। तो आप अंदाज लगाइए वो दिन। और उसके बाद उस समय तो जो बड़े शीर्ष थे, मैं स्टेट्समैन में पढ़ता था, कुलदीप नायर कहीं वहां संपादक रहे, बाद में इंडियन एक्सप्रेस में भी रहे, बीजी वर्गीस रहे और एक से एक बड़े, श्यामलाल, गिरिलाल जैन, इंद्र मल्होत्रा और खास करके इमरजेंसी प्रभाव रहने वाले कुलदीप नायर जी। जब मैं स्टेट्समैन में जाता था कभी वैसे संवाददाता होते हुए और मित्रों से मिलने के लिए, तो कुलदीप नायर एक बड़ी हस्ती थे। बाद में उनको पढ़ने को मिलता था। लेकिन कुलदीप नायर गिरफ्तार हुए, उनको खाली ये कहा गया कि उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को लेकर के क्या था, तो उसको माना गया कि उसकी तुलना कुछ न कुछ भारत के सरकार से भी है और वो बहुत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे, बहुत ही धुआंधार उनका लेखन था। लेकिन उसके बाद भी, और वो कोई ऐसे उस तरह के कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में उनके लिखने पर सरकार को बड़ी कष्ट हुआ, उनको गिरफ्तार हुए। डिप्टी एडिटर अजित भट्टाचार्य जी ने कुछ लिखा तो कहा गया कि नहीं, इस्तीफा दे दीजिए। जो मैं, अच्छा, इन सब लोगों से चूंकि मैंने बड़े लंबे अरसे तक पत्रकारिता में, जिस समय में समाता था, बाद में संपादक रहा, फिर एडिटर्स गिल्ड का प्रेसिडेंट इन्हीं लोगों ने मुझे बनाया, उन्हीं बड़े शीर्ष संपादकों ने। इसलिए उन सबसे लंबी वार्ताओं का, बातचीत का मुझे अवसर मिला। इसलिए मैं उस चर्चा को ये बताना चाहता हूं कि के आर मलकानी सबसे पहले संपादक जो गिरफ्तार हुए
वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बनाए गए मैंने निकाले गए अखबार जो उससे जुड़ी हुई संस्था थी उसके माध्यम से मदरलैंड अखबार निकला था। आपने कई वहां से जो बड़े बड़े पत्रकार निकले हैं उनमें कई नाम हैं। कुमी कपूर ने तो पूरी पुस्तक भी लिख दी थी और भी वीरेंद्र कपूर उनके साथ जो रहे, अब तो परिवार ही वो एक है। लेकिन ऐसे कितने ही अरविंद घोष, ऐसे किन लोगों को मैं याद करूं, बाद में इतने पत्रकार थे। लेकिन कुछ ही समय वो एक अच्छा अखबार निकालने की कोशिश हुई थी, लेकिन निश्चित रूप से एक सरकार का सत्ता के आलोचना वाले संस्थान का अखबार था। इंडियन एक्सप्रेस तो था ही। हिंदुस्तान टाइम्स में बीजी वर्गीस तो उससे पहले ही, चूंकि संजय गांधी नाराज थे तो उनको पहले ही, जिसको कहते हैं कि सीढ़ियों पर आया और कह दिया गया था कि हट जाइए, बल्कि सही माने में तो इमरजेंसी पहले ही एक उसका पत्रकारों पर दमन का सिलसिला शुरू हुआ था। और आज जो प्रखा दत्त, जिसको आप सब सुनते हैं, बहुत लोग देखते हैं पत्रकार, उनको लेकर के भी अलग अलग तरह की बात कही जाती है। लेकिन उनकी मां प्रभा दत्त भी उस समय जब मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में था तो वो हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी में थी, रिपोर्टिंग यूनिट में थी वो, और वो भी बहुत धुआंधार बने, काफी अच्छा पत्रकार के रूप में बहुत जुझारू थी। तो उनको सबसे अधिक चिंता ये थी कि बीजी वर्गीस उनके संपादक रहे थे, उनका क्या होगा। इसलिए मैं उन बातों को याद कर रहा हूं कि अखबारों में इस तरह के जो संपादक थे, हिरण्यमय कालेकर, वो लाए गए, जबकि वो अंदर से सरकार के पक्ष में नहीं थे। कहा जाता है कि भाई वो संपादक, उनको सिद्धार्थ शंकर रे से संबंध था। ये हो सकता है प्रबंधन ने सोचा हो, लेकिन सही माने में वो इंडियन एक्सप्रेस के साथ पहले स्टेट्समैन में भी रहे थे। तो रामनाथ गोयनका जी ने स्वयं कहा कि अच्छा है तुम वहां रहोगे तो ठीक रहेगा। हिंदुस्तान टाइम्स में चूंकि सरकार बिरला परिवार का संस्थान का संबंध सत्ता से अच्छा है तो उससे हमें बहुत सूचनाएं मिला करेगी। ये खुद हिरण्यमय कालेकर जी ने मुझे मैंने वैसे भी बताया, बाद में एक औपचारिक मैंने कार्यक्रम किया, कलम गवाह है। तो इन सब संपादकों के आप कुलदीप नायर को देखें, मोहम्मद मैथ्यू मलयालम मनोरमा के संपादक, और अच्युतानंद मिश्र हिंदी के संपादक, जो अलग अलग कहना चाहिए कि कुछ ऐसे विचारों वाले संपादक थे जो समाजवादी, जैसे मैं कहा मलकानी जी, बाद में भी कई बार उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिला। लेकिन वो इमरजेंसी जब खत्म हो गई उसके बाद भी, क्योंकि उन्हीं लोगों ने राइटर्स गिल्ड, कुलदीप नायर, मलकानी जैसे बड़े संपादकों ने मिलकर के ही बनाया था। बाद में उसका विस्तार होता चला गया तो और कई संस्थाएं बनी। बालेश्वर अग्रवाल जो हिंदुस्तान समाचार के महाप्रबंधक और बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने यही प्रयास किया कि किसी तरह से पत्रकार को बचाया जाता रहे, किसी तरह से उन पर वो ज्यादा उनको जो लोग कहीं जेल गए हैं उनको कैसे मदद कर सकते हैं। भानु प्रताप शुक्ल थे पांजन्य के संपादक, और बड़ा संघर्ष उनका रहा। मैंने कहा ना, अनगिनत पत्रकारों का देश भर में, साधना विष्णु पंड्या, जैसा मैंने कहा मैं गुजरात में रहा, आज भी वो हैं बुजुर्ग, काफी उतना अच्छा वो लिखते रहे। साधना पत्रिका गुजराती में अखबार रहा उनका, दैनिक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही बेबाकी से, उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई बातें बाद में भी छपती रही जीवन। नरेंद्र मोदी तो भूमिगत रह करके, ये भी एक दिलचस्प बात बताना होगी कि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और अब वो भूमिगत रह करके उनका दायित्व था कि जेल में जो रहने वाले लोग हैं उनको कैसे मदद करें। उनका लिखने पढ़ने में शौक था, इसलिए वो जेल में जाकर के ऐसे लोग जिनको अखबार नहीं मिलता था तरीके से कैसे पहुंचा सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने किस्सा हम लोगों को, कभी इंडिया जल सेंटर में ही एक अनौपचारिक बातचीत के लिए आए थे संपादकों के पास, तो उन्होंने बताया था कि ये नरेंद्र मोदी जो है उस समय हमें अखबार दिया करते थे। विक्रम राव जो अभी नहीं रहे संपादक, उनको भी कितना, मतलब अभी हाल में ही निधन हुआ उनका, उनके तो पिता ही नेशनल हेराल्ड के संपादक रहे थे, लेकिन उनको भी कितनी यातना झेलना पड़ी क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस के घर ठहरे थे। तो चाहे पत्रकार वो संपादक न भी हो, देश में, मध्य प्रदेश में राजेंद्र माथुर संपादक थे, राहुल बारपुते प्रधान संपादक थे, और ऐसी स्थिति में तब हुआ कि क्या 26 जून को अखबार कैसे हो, तो उन्होंने उसको समर्थन तो नहीं छाप सकते थे, लेकिन किसी भी तरह से उस स्थान को रिक्त किया, कुछ नहीं छापा, मतलब उस जगह पर संपादकी को खाली रख दिया, कोरा कागज जिसको कह सकते हैं। उससे विरोध जताने का एक दूसरा तरीका था, और भी कुछ अखबारों ने इस तरह के काम किए। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में, पंजाब में, केरल में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, मतलब किन राज्यों के नाम लिए जाएं, ऐसे शीर्ष संपादकों ने उस समय एक संघर्ष
किस तरीके से उन सूचनाओं को, जिसमें वो सेंसरशिप की भी शिकार न हो, और लोगों तक पहुंचाई जाए। जेलों में कुछ सूचनाएं, ये ठीक है कि उस समय जो विदेशी प्रसारण संस्था बीबीसी रही, उनको तो देश निकाला दे दिया गया था, वॉइस ऑफ अमेरिका को भी। और ऐसी स्थिति में भारत में विश्वसनीयता उनकी बनती थी जो बाहर से प्रसारण आता था। आज अलग बात है कि बीबीसी बहुत ही अधिक भारत विरोधी और कई गलत सूचनाएं भी कुछ देने लगा है, जिसकी बड़ी ही गंभीर, कई बार उस पर टकराव पैदा हुआ है। लेकिन हाँ, ये सही है कि बीबीसी या विदेशी संस्थानों का अपने देश से जुड़े हुए जो उनका रहा है और स्वतंत्रता के पक्षधर रहे, इसलिए उन्होंने भारत की स्थितियों पर उस समय प्रसारण, रत्नाकर भारती जो बड़े प्रसारक थे बीबीसी हिंदी के, वो मध्य प्रदेश के थे, उनसे भी मेरा मिलना हुआ। बाद में उनके और सहयोगी रहे। बाद में तो वो खुद भी आके चुनाव लड़े थे। लेकिन ये हम बता दें कि कई बार ऐसे संपादक जो इमरजेंसी के खिलाफ बहुत कुछ बोला, लेकिन उनको यदि कह दिया गया कि आइए चुनाव लड़िए, चूंकि कई भूमिगत जो नेता थे उन्होंने जाकर कहा कि आओ भारत आ जाओ, चुनाव लड़ लो, तो रत्नाकर भारती जो जिनको उस समय कहता था कि भाई इतने करोड़ लोग सुनते हैं बीबीसी हिंदी सेवा को, और वो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हो गई, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़े थे। लोकसभा में तो सब लोग, ज्यादातर कोई कांग्रेस का जीता ही नहीं, उसकी स्थिति रही दक्षिण को छोड़ करके उत्तर भारत में। ऐसी स्थिति में पत्रकारों को ये गलतफहमी भी होना कि हम क्रांति उस तरह से, क्रांति नहीं लेकिन हाँ जो विरोध के तरीके क्या हो सकते हैं, वो भी खोजा गया। यदि कहीं परिवार नियोजन पर अत्याचार हो रहा है, मुझे आज भी याद है साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैंने कहीं एक अंश, क्योंकि पूरा ट्रेवलॉग मुझे लिखना था लंबा उत्तर प्रदेश की यात्रा करके, तो मैंने हल्का सा उसका जिक्र किया कि नसबंदी का ऑपरेशन एक रात को 11 बजे मिर्जापुर के पास दुद्दी गांव में हो रहा था। अब वो चूंकि छोटा था और उस समय चूंकि साप्ताहिक हिंदुस्तान सरकार के निशाने पर नहीं थी, जबकि मेरे संपादक मनोज श्याम जोशी ने हमें कहा कि भाई यदि ये छप गया तो गया है, तुमने दे दिया, उसके बाद हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसमें जेल हो सकती है तुम्हें भी और हमें भी। लेकिन कुछ संयोग कहिए, कुछ और चूंकि राजनीतिक रिपोर्टिंग करने का लाभ था कि वो चीज को बहुत अधिक उस पर ज्यादा शिकार नहीं बनाया। नारायण तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के, बल्कि कहना चाहिए सरकार के ही कई उसमें इंटरव्यू भी था, सरकार के जो विकास की बातें हैं वो भी थी, लेकिन समस्याओं की बात भी थी। तो उस समय देश की स्थितियों में ये सही है कि उसमें कैसे कुछ भूमिगत रह करके जो लोगों ने पर्चे निकाले या पहुंचाया, जैसा मैंने कहा कि मोदी जैसे कितने ही लोग थे, भानु प्रताप शुक्ला जैसे कई लोग जो लिख लिख करके कहीं कुछ सूचनाएं पहुंचा सकते थे। एक बड़ा नेटवर्क समाजवादियों ने, और कहिए कि भारतीय जनसंघ उस समय था, दो ऐसे प्रतिपक्ष की जो पार्टियां रही जिसके नेता और समाजवादियों के अलग अलग गुट थे, वो अलग बात है। चाहे कर्पूरी ठाकुर भी भूमिगत कितना घूमते थे, वो भी कर्पूरी ठाकुर से भी, जो कि बाद में मुख्यमंत्री बने, भूमिगत के दौरान तो हमारी उनसे भेंट नहीं हुई थी, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली में मैंने उनका लंबा इंटरव्यू किया। आज उनको भारत रत्न मिला है। लालकृष्ण अडवाणी पत्रकारिता में भी थे और राजनीति में भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार भी थे, मैंने एक समय में, उसके बाद राजनीति में भी। लेकिन उनको सबको तो लिखने पढ़ने से अधिक राजनीतिक कारणों से देश भर में जयप्रकाश नारायण जब गिरफ्तार हो सकते हैं, विजय सिंधिया हो सकते हैं, तो आप सोचिए जॉर्ज फर्नांडिस को तो बेड़ियों में जकड़ करके उनको माना गया कि वो बड़ौदा में चूंकि थे, उन्हीं विक्रम राव के घर ठहरे थे, इसीलिए विक्रम राव पर भी निशाना बना। ये अलग बात है, मैंने पहले भी जिक्र किया विक्रम राव क्या, उन्हीं दिनों में मैं भी जाकर के एक बार हुआ था कि कहीं वापस कैसे जाएंगे, तो उस रात मैं भी रुका था। एक साल जॉर्ज फर्नांडिस रुके थे। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस जब गिरफ्तार हुए तो बड़ा चिंतित था, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो मुझ पर भी कोई पूछताछ होने लगे। बहरहाल चूंकि मैं उस समय बहुत जूनियर था और किसी निशाने पर नहीं था, तो हर पत्रकार उस समय इस स्थिति में थे कि क्या कहा जाए, क्या लिखा जाए, क्या न लिखा जाए। हाँ, इसीलिए समस्याओं को कैसे उजागर करें बगैर सत्ता को सीधा नाम दिए बिना। सेंसरशिप तो हर चीज कॉपी देखने के लिए बगैर उनके कोई छप नहीं सकता है। जैसा मैंने कहा कुछ संस्थान ऐसे हो सकते थे, जैसे यह पत्रिका हमारी थी तो वो एक सामाजिक सांस्कृतिक पत्रिका कहलाती थी, उसमें राजनीति कुछ छपता था तो फिर भी कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं। लेकिन डेली अखबार उन्हीं दिनों में, बल्कि मॉर्निंग को जैसा एक टेबलाइड अखबार भी हिंदुस्तान टाइम्स में मनोज श्याम जोशी के संपादन में निकल आया, उसमें मैं भी जुड़ा हुआ था चूंकि दोनों के संपादक एक ही थे हमारे। तो उस समय उनमें कैसे चीज छापी जाए, झाबुआ विधि, कहीं ऋण वितरण हुआ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लाभ हुआ तो उसके बारे में उस बहाने से आदिवासियों की समस्याओं पर
चाहे साप्ताहिक हिंदुस्तान हो या कोयला खान धनबाद की, वहां कोयला खानों में कैसे अत्याचार होता है, तो उसमें तो कहीं सत्ता का नाम नहीं, बल्कि सरकार ने टेक ओवर किया था, लेकिन हमने ये कह करके कि भाई वहां की स्थितियां कोयला खानों की क्या है, पूरा 8-10 आज भी मेरे पास रखे हैं वो साप्ताहिक हिंदुस्तान के इशू कि किस तरह से आदिवासी इलाकों का, चाहे बस्तर हो, झाबुआ हो या अंडमान निकोबार हो, मैं गया हूं वहां अंडमान निकोबार, आज चर्चा होती है, लेकिन मैं तो उस काल में मुझे जाना हुआ जब की हालत कैसी खराब थी, तो वो भी हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के उस समय जब इमरजेंसी थी तब मैं वहां जाकर के देखा तो लगा कि देखिए आजादी मिल गई है, लेकिन अब दूसरे जेलों में लोग हैं। पोर्ट ब्लेयर के उस जेल में जहां जहां बड़े बड़े नेता रहे, तो 76 के आसपास मुझे भी जाने का अवसर मिला। जैसा मैंने कहा कि उस समय किस तरह से आप राजनीति पर ज्यादा न टिप्पणी करके इस पर तो कर सकते हैं, ये ठीक है। नेताओं के इंटरव्यू, जो मंत्री हैं, जो उनसे मिलना है, रिपोर्टिंग आप करेंगे तो जो भी उस समय रहे। और जैसा मैंने कहा कि बारिश अग्रवाल नहीं तो मुझे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से पहले भी मिला है। विद्याचरण शुक्ला से भेंट तो उन्होंने मुझे कराई थी हिंदुस्तान समाचार के नाते। श्रीकांत वर्मा विचारों से समाजवादी थे, लेकिन वो कांग्रेस के बने इंदिरा गांधी के सलाहकारों में थे। तो कैसे, लेकिन ये भी एक बात याद दिलाने की उन काले समय में कई ऐसे पत्रकार संपादक थे जो बिल्कुल ही आज जिसे हम पेड न्यूज कहते हैं, वो उनके प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी से, जो इमरजेंसी से पहले भी, इमरजेंसी के दौरान भी, उनको किस तरह से पैसा कुछ लेकर के कैसे तारीफ लिख दिया जाए। यहां तक कि ये चुनाव हुआ तो बहुत ऐसे तारीफ की जाती है, साहित्यकार रहे, समाजवादी विचारों के रहे, कभी कांग्रेस विचारों के नहीं रहे, लेकिन रघुवीर साहब जैसे संपादक ने भी अपनी पत्रिका में लिखा कि कांग्रेस पार्टी को 320 सीट से अधिक सीट आने वाली है। इस पर बड़ी आज भी उनकी आलोचना होती है कि भाई कैसे उन्होंने ऐसा, इतना तो नहीं करते, न इसकी कोई भविष्यवाणी करने की साप्ताहिक दिनमान में आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसा भी लोगों को झुकना पड़ा, जो बहुत ही संवेदनशील संपादक थे, पत्रकार थे, उन्हें लगता था कि नहीं हम जिंदाबाद कर दें। मैंने जहां पहले कहा कि पेड न्यूज की तो हालत ये थी कि रायबरेली में चुनाव हार रही हैं इंदिरा गांधी, अमेठी में चुनाव हार रहे हैं संजय गांधी, और हेडलाइन दिल्ली के राष्ट्रीय हिंदी अखबार 6-6, 8-8 कॉलम में छापते थे कि लहर है और बिल्कुल भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। और उनको मैं जानता हूं, श्रीकांत वर्मा उस समय सब प्रचार के प्रमुख थे, तो बताते थे कि देखिए इनको मैं जानता हूं, वहां बड़ा पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये तो पार्टी का पैसा लेके 20-25 हजार रुपए लेकर के देखिए ये भी सब छाप रहे ना, देखिए हम तो विचार इससे लोगों को लगा जीत रहे हैं तो लोग वोट देते हैं। लंबी कथा है, लेकिन हाँ मैं यही कहूंगा कि कथा अधिक न कह करके बड़े संपादकों का जिन्होंने संघर्ष किया या जिन्होंने जेल नहीं जाकर के भी, जैसा कुलदीप नायर भी जल्दी 18-20 दिन में छूट गए थे, कई ऐसे उनके साथ के और पत्रकार रहे, उन सबको कैसे मदद की जाए और पूर्वाग्रह के बिना समाज की जागृति के लिए क्या काम हो सकता है उसके लिए काम करते रहें और जागरूकता लाने का दायित्व निभाते रहें, तो कभी ऐसे दिन न आए, वो काला दिन, वो काली रात कभी भारत में न आए। सुनहरा भविष्य, विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा हो, यही सब हम कामना करते हैं। एडिटर साहब में हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।